नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वह एक बहुत ही साधारण सा शब्द है, सजीव और सजीवों में जीवन। अब सजीवों के रूप में हम अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण को अगर देखें तो मुख्यतः 3 चीज़ों को जानते हैं। पहला मनुष्य, दूसरा पशु पक्षी और तीसरा पेड़ पौधे। तो अब बात आती है कि सजीवों में जीवन होता कैसे है, यह भोजन कैसे बनाते हैं। तो आपने मनुष्यों और पशु पक्षियों के भोजन के लिए तो सामान्यतः देखा ही हुआ है, पर पेड़ पौधे, इन्हें भी तो अपनी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो इनका भोजन किस रूप में होता है, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये अपना भोजन किन परिस्थितियों में बनाते हैं, पौधों का वो कौन सा अंग है जो भोजन को बनाता है, पौधों तक भोजन पहुंचता कैसे है, और ये अपना भोजन बनाने में किन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों को आज के हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को हम कहते हैं पोषण। क्योंकि अब पौधे भी सजीव हैं, तो हमें यह जानना है कि पौधों में पोषण कैसे होता है, मतलब पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों का उपयोग करते हुए पौधों का भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है या उत्पादित होता है। हम इसे प्रकाश संश्लेषण ही क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। क्योंकि एक तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है और दूसरा हम किसी भी चीज को बनाने की विधि को कहते हैं संश्लेषण। इस तरह से इसका नाम हुआ प्रकाश संश्लेषण, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनने वाले उत्पाद। इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कुछ तत्व पौधे की जड़ों से उनके तने द्वारा होते हुए पौधों की पत्तियों तक पहुंचते हैं। क्या आप जानते हैं कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुंचते कैसे हैं, और पत्तियों में ही ऐसी क्या बात होती है, पत्तियों में ही ऐसी क्या विशेषता होती है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण केवल वही कर पाती हैं, पौधे के दूसरे भाग नहीं कर पाते। इसके साथ ही साथ अभी हमने एक नया शब्द जाना है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और यही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण या उसको स्टोर करने में पत्ती की सहायता करता है। अब कुछ विशेष पौधे भी होते हैं जो रेगिस्तान में होते हैं। उन पौधों में पत्तियां नहीं होती, लेकिन उनमें कांटे और हरे रंग का तना होता है। तो उनके कांटों में और हरे रंग के तने में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होने के बाद तने की वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर रंध्र, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन रंध्रों से वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में प्रवेश करती है। अब आपने देखा है कि कुछ पौधों की पत्तियां गहरे लाल रंग की होती हैं, बैंगनी रंग की होती हैं या भूरे रंग की होती हैं। तो क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? हरे रंग की पत्तियों के अलावा जो अन्य रंग की पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इन पत्तियों में उपस्थित जो लाल, भूरा या अन्य रंग होते हैं वो क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। तो इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो वो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते होंगे और वो पौधे कैसे जीवित रहते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे पौधे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह पौधे अपना भोजन उन पौधों से प्राप्त करते हैं जिन पर ये आश्रित होते हैं। यह पौधा परपोषी कहलाता है, और जो पौधे भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अब आप यह सोचिए कि हम और अन्य जंतु भी पौधों पर परजीवी हैं, और यह सोचिए
कि हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं या जोंक जैसे जीव भी परजीवी होते हैं। देखिए, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण तो होता है, किंतु उनकी संरचना ऐसी होती है कि अगर कोई जीव उनमें प्रवेश करे तो वो उनके रोम छिद्रों के बीच में फंस जाता है और उनमें ऐसा पाचक रस उपस्थित होता है कि उससे उन जीवों का पाचन हो जाता है। ऐसे जीवों का भक्षण करने वाले या कीड़ों को खाने वाले जो पौधे होते हैं वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, घटपर्णी इसका अच्छा उदाहरण है। अब कुछ जीव वैसे भी होते हैं जिनमें प्राणियों के समान मुंह भी नहीं होता और वो पेड़ पौधों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल भी अनुपस्थित होता है और जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन भी नहीं बना पाते हैं। तो फिर ये अपने भोजन के लिए क्या करेंगे? इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप देखते हैं। अगर हम एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे पानी से थोड़ा सा गीला कर लें और नम एवं हल्की सी उष्ण जगह, मतलब थोड़ी सी गर्म जगह पर 2-3 दिन के लिए रखें तो हम देखते हैं कि उस पर रोएं जैसी सफेद रचनाएं या हरे या भूरे रंग या अन्य रंगों के जैसे धब्बे हमें दिखाई देते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की सहायता से जब हम इसको देखेंगे तो हमें रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। यही जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इन जीवों की जो पोषण प्रणाली होती है वह थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। अब आपने यह भी देखा होगा कि कभी कभी बारिश के दिनों में जूतों पर या कपड़ों पर फंगस लग जाती है। तो अचानक बारिश के दिनों में ऐसा कैसे हो जाता है, ये आप पता करने का प्रयास कीजिए। क्या यह कवक बीमारियों का कारण भी हो सकता है? क्या यह कवक फसलों को बर्बाद भी कर सकता है? और क्या ये कवक उपयोगी भी होते हैं? इन सब बातों का हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। यह अपना आवास और पोषक तत्व दोनों एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है और ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। अब जैसे कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन वृक्षों को जल एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो वृक्षों के लिए इस प्रकार के संबंधों का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार के संबंधों में दो जीवों की भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए एक है शैवाल और दूसरा है कवक। जैसे शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कवक को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो कि कवक की वृद्धि में सहायक होता है। जैसा कि हमने अभी समझा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वह मिट्टी से खनिज एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण तो लगातार चलता रहता है, तो मिट्टी में खनिजों की मात्रा में लगातार कमी होती जाती है। तो अब प्रश्न ये है, तो मिट्टी में इस कमी को पूरा कैसे किया जाता है? देखिए, वैसे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमने किसानों और मालियों को बगीचे में खाद डालते देखा है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते रहते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण भी लगातार चलता रहता है और मिट्टी भी पोषित होती रहती है। तो विद्यार्थियों, ये पूरी प्रक्रिया को जब हमने समझा तो अब हम कुछ शब्दों से पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। जैसे स्वपोषी क्या है, कीटभक्षी क्या है, मृतजीवी क्या होता है, क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण में क्या महत्व है, रंध्रों के द्वारा पत्तियों तक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है, विषमपोषी क्या होता है,
परजीवी किसे कहते हैं, सहजीवी संबंध क्या होते हैं और परपोषी क्या होते हैं। इस तरह आज की चर्चा में हमने ये जाना कि सभी जीवों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन खाद्य पदार्थों का उपयोग सभी जीव अपनी वृद्धि और रखरखाव के लिए करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज का उपयोग करते हैं। इसमें क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में पौधे कार्बोहाइड्रेट जैसे रासायनिक पदार्थ का निर्माण भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन भी बनती है। इसका उपयोग सभी जीव श्वसन क्रिया में करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो ये मृतजीवी कहलाते हैं। और अमरबेल जैसे पौधे या पादप परजीवी कहलाते हैं। यह परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे और अन्य जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें विषमपोषी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में हमने ये जाना कि पेड़ पौधे भी हमारी ही तरह सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं और जीवन यापन करते हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वृक्ष लगाने चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।